नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। यूपी मांगे उत्तर में आज बात करेंगे हंगामे की। यह हंगामा विपक्षी दलों ने विधान परिषद के अंदर किया। मुद्दे कई सारे थे, चाहे महंगाई हो या फिर किसान हो, लेकिन महंगाई के मसले पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा और विपक्ष को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे आए। उन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया और विपक्ष को घेरा भी। साथ ही दावा किया कि जनता ने उपचुनाव में बता दिया है कि 2022 का परिणाम क्या होने वाला है। इसी हंगामे के बीच सरकार ने कथित लव जिहाद विधेयक भी पास करा दिया है। यह हंगामा पहले सदन में हुआ, फिर विधान परिषद में, लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने उसी अंदाज में विपक्ष को जवाब दिया। अब सवाल यही है कि यह संग्राम आखिर कब तक चलेगा। खास पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, उससे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं जानता हूं आप लोग किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार की बात सुनते हैं और उसी प्रकार का डोज भी समय समय पे देता हूं। विधानसभा में कल सीएम योगी ने विपक्ष को कई मुद्दों पर घेरा था। आज जगह जरूर बदली, लेकिन तेवर वही रहे। सीएम योगी ने एक एक कर हर सवाल का जवाब दिया। सीएम योगी अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। भाषा पर बवाल हुआ तो सीएम ने भी कहा कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाए। मैं जानता हूं आप लोग किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार की बात सुनते हैं और उसी प्रकार का डोज भी समय समय पे देता हूं। ये गर्मी यहां दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये गर्मी मत दिखाइए यहाँ पे, इसीलिए बोला जा रहा है। मैं जानता हूं गलत बोली जिस भाषा को समझते हैं और जो जिस भाषा को समझेगा उसको उस भाषा में जवाब भी देंगे। आप लोग एक बार सुन लेंगे तो आपकी सभी आशंकाओं को दूर कर दूंगा, पेट के सारे दर्द को दूर कर दूंगा। इस बात का आश्वासन देने के लिए आया हूं मैं। एक बार सुन तो लीजिए, एक बार सुन लीजिए बस। सीएम योगी विधान परिषद में विपक्ष को घेर रहे थे तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वांचल में जनता के बीच थे। उन्होंने वहीं से एक भविष्यवाणी की। अखिलेश ने कहा कि 2022 में जनता समाजवादियों का इंतजार कर रही है। अखिलेश ने दावा ठोका तो सीएम योगी ने भी दो टूक कहा कि जनता ने उपचुनाव में ही बता दिया कि 2022 में परिणाम क्या होगा। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों का इंतजार कर रही है। वो इंतजार कर रही है कि नौजवानों को लैपटॉप कब मिलेगा। वो इंतजार कर रही है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कब बनेगा। 22 में क्या होना है लोकसभा चुनाव ने भी बता दिया है, उपचुनाव ने भी बता दिया कि चिंता मत करिए, 22 से पहले और भी चुनाव होने हैं, उसके परिणाम आने वाले हैं, उसकी चिंता मत करिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव में अभी वक्त जरूर बाकी है, लेकिन सियासी दलों ने अभी से अपनी जीत के दावे शुरू कर दिए हैं और विपक्ष तो सरकार को हर मुद्दे पर घेर रहा है, लेकिन सीएम योगी के नेतृत्व में सत्ता पक्ष भी हर हमले का जवाब दे रहा है। अब सवाल यही है कि सदन में यह संग्राम कब तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे रुख करेंगे तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक पांडे पक्ष रखेंगे बीजेपी का, कमलाकर त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से नाहिद लारी खान हमारे साथ जुड़ गए हैं और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में सुजाता जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। सबसे पहले मैं अशोक जी आपके पास आ रहा हूं। सर, विपक्ष कह रहा है कि हमने महंगाई के मसले पर पूछा, हमने किसानों के मुद्दे पर बात की। क्या विधान परिषद में सारे जवाब दे दिए सरकार ने? देखिए, आपको बता दें कि विधानसभा में या विधान परिषद में जिस तरह का ये लोग हंगामा कर रहे हैं, ये लोग कोई बात सुनना नहीं चाहते। दुखद है। प्रदेश की राज्यपाल महिला है, जिस तरह से उनको अपमानित करने का कुप्रयास हुआ, जिस तरह से वापस जाओ कहा गया, जिस तरह से विधानसभा प्रारंभ जब हुई उस समय गोला बना के राज्यपाल के ऊपर कागज का फेंका गया। राम गोविंद चौधरी जैसा विपक्ष का नेता जो इतनी बार एमएलए रहा, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। मेरा ये मानना है कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में निश्चित तौर पे खिलाफत मुखालफत होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ हंगामा खड़ा करना अगर किसी का मकसद है, ये दुर्भाग्यजनक है। अच्छा, योगी जी ने हर मुद्दे पर जवाब दिया। किसान आंदोलन की जहां तक बात हुई, किसान तो सही। अशोक पांडे जी, उन्होंने हंगामा किया, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उसी की भाषा में जवाब देंगे
जो जैसी भाषा समझता है। कौन सी भाषा है वो? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह की भाषा प्रयोग कर रहा है, विपक्ष निश्चित तौर पे टीट फाट टैड होता है, लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से कोई भी आंदोलन, उन्होंने बताया कि आजादी के समय नेता शब्द कितना पवित्र था। आज नेता शब्द एक गाली हो गया है। जिस तरह टोपी पवित्र थी, महात्मा गांधी की टोपी लगा के स्वतंत्रता के आंदोलन में, आज लाल टोपी लगा के जिस तरह की ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हम कह सकते हैं कि टोपी के नीचे क्या है, टोपी के नीचे उनका कहना लोकतंत्र की हत्या अशोक जी आपने की है। टोपी डॉक्टर अशोक जी, उनका कहना लोकतंत्र की हत्या आपने की। डॉक्टर लोहिया के नाम की आपने की लोकतंत्र की हत्या, उनका यह कहना है। उनका कहना है आपने बिल पास करा दिया, विधेयक पास करा दिया। देखिए, जब आपस में लड़ रहे हैं, ये बिल उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों के लिए है, ये बिल उन बेटियों के लिए है। उसमें नहीं लिखा है कि हिंदू हो मुसलमान है, या हिंदू का है मुसलमान का है। किसी जात में अगर कोई भी किसी मजहब को बदलने का कुप्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी बेटी के साथ इस तरह की कोई वारदात होगी। हमने नहीं कहा कि मुसलमान है या बेटी है। विपक्ष ने ये कहा कि ये मुसलमानों को डराने वाला है, ये दुर्भाग्यजनक है, ये दुर्भाग्यजनक। मैं नाहिद लारी खान को चर्चा में ला रहा हूं। नाहिद लारी खान जी, आपके पेट का दर्द दूर हुआ? मुख्यमंत्री ने कहा, सुन लीजिए, सबके पेट का दर्द दूर हो जाएगा। मृदुल जी, जिस वक्त आदित्यनाथ जी सत्ता के घमंड में चूर अहंकारी भाषण दे रहे थे विधान परिषद में, उस वक्त पीएम के संसदीय क्षेत्र बनारस के नौजवानों ने उन्हीं की भाषा में, आदित्यनाथ जी की भाषा में, जो भाषा उनको समझ में आती है, उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देने का काम किया। काशी विद्यापीठ के छात्र संघ चुनाव में सपा की जीत हुई, सपा के विमलेश यादव जीते और बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ। वहां के नौजवानों ने, पीएम के संसदीय क्षेत्र बनारस के नौजवानों ने ललकारा बीजेपी को, ललकारा आदित्यनाथ जी को कि छोड़ो सत्ता आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी आती है। तो नौजवानों ने जनादेश दे दिया कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया। और जिस विधान परिषद में आज योगी आदित्यनाथ जी ये अहंकारी भाषण दे रहे थे, उसी विधान परिषद का भी 3 महीने पहले चुनाव हुआ, अपर हाउस का यानी एमएलसी का, और पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से दोनों सीट बीजेपी जीती और सपा दोनों सीटें बीजेपी हारी और सपा दोनों सीटें जीती। आपने करेक्ट कर दिया, ये अच्छी बात है। मैं भी करेक्ट ही करता आपको। मैं एक छोटा सवाल आपसे सिर्फ करना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है नाहिद जी। नाहिद जी, एक छोटा सवाल है मेरा। मुख्यमंत्री योगी, वही मैं पूछ रहा हूँ नाहिद जी, आपने खुद अपने आप को करेक्ट कर दिया, आपने खुद करेक्ट कर दिया एमएलसी के चुनाव पर। अब मैं एक मिनट अशोक जी, एक मिनट जनता पार्टी एमएलए में जीती। एक मिनट मैं पूछ रहा हूं सर। उन्होंने आपसे सवाल पूछा है, आप जवाब दीजिएगा जब आपका टाइम आएगा। नाहिद जी, मेरा एक सवाल है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उपचुनावों में हमने जीत दर्ज की और ये 2022 का पहले ही परिणाम बता दिया है। उसी उपचुनाव में आपके प्रत्याशी कहते हैं कि अखिलेश यादव अगर आ जाते तो बहुत अच्छा होता। क्या वहां उस समय गड़बड़ हो गई थी, इसलिए आप नहीं जीत पाए उपचुनावों में? मृदुल जी, अगर उपचुनाव की बात करें तो जितनी सीट समाजवादी पार्टी के पास थी उतनी सीट समाजवादी पार्टी के पास रही। और जौनपुर में जहां आदित्यनाथ जी जाकर 30 अक्टूबर को अकबक तमाम कर आए थे, वहां की सम्मानित जनता ने समाजवादी पार्टी को तो जिताया ही साथ भाजपा को बहुत पीछे ढकेल दिया, निर्दलीय से भी पीछे। आपके प्रत्याशी ने कहा, मैडम वही मैं पूछ रहा हूं, आपके प्रत्याशी ने कहा अखिलेश यादव आते तो और अच्छा होता, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे। उस दौरान चले, कहिए। देखिए, अब ये तो आप पुरानी बात कर रहे हैं। आप लेटेस्ट, कोई भी चीज का आकलन लेटेस्ट पे होता है। मैं तो अभी लेटेस्ट 3 महीने पहले, मैंने तो आज का आपको बताया कि आज नौजवानों ने ललकार दिया है कि छोड़ो सत्ता। मैडम वही तो मैंने कहा, मैडम। देखिए, मैं लेटेस्ट इसलिए, देखिए ये चीज इसलिए लेटेस्ट है, पहले ये सुन लीजिए, फिर मैं कमलाकर जी के पास जा रहा हूं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं उपचुनावों का परिणाम ही बताता है कि 2022 में क्या होने वाला है। आने वाले समय में और चुनाव होंगे, हूबहू उन्होंने यही कहा, उसमें भी पता चल जाएगा क्या होने वाला है।
लेकिन आपके प्रत्याशी कहते हैं कि अगर आप आते तो हम जीत जाते, इसलिए मैंने कहा कि आने वाले चुनावों में अखिलेश यादव जाएंगे हर जगह। भाई निश्चित रूप से जाएंगे, मैं आपकी बात समझ रही हूं, लेकिन आप मेरी बात समझे। आदित्यनाथ जी अभी जो 3 महीने पहले एमएलसी का चुनाव हुआ, वहां आदित्यनाथ जी की अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर से हिम्मत हुई, समाजवादी पार्टी के डर के मारे हिम्मत नहीं हुई चुनाव लड़ाने की। अब मैं उस मुद्दे को लेकर बात करने वाला हूं जो आज परिषद में चर्चा का विषय रहा। नाहिद लारी खान जी, चुनाव में जीत हार तो होती रहती है हर पार्टी की, लेकिन आज जिस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ, आपकी पार्टी के भी एमएलसी थे, कांग्रेस के भी एमएलसीओं ने हंगामा किया। कमलाकर त्रिपाठी मेरे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, आपने कहा कि महंगाई बहुत हो रही है, क्या महंगाई पर आपका पेट जो दर्द हो रहा है वो दूर हो गया, जैसा मुख्यमंत्री ने कहा? आप संतुष्ट हैं उनके जवाब से? भाई ये जो पूरी दुनिया को चूरन खिलाना चाह रहे हैं, उससे समाज में जो स्थितियां हैं वो सुधरने वाली नहीं है मृदुल भाई। और जो वो कह रहे थे नेता शब्द कलंकित हो रहा है, नेता शब्द के लिए तो शायद कमोबेश सारी पार्टियां जिम्मेदार होंगी, लेकिन जो योगी शब्द कलंकित हो रहा है उसके लिए एकमात्र भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। जहां योगी चिन्मयानंद जो है वो बलात्कार के दोषी पाए जाते हैं, जहां बलात्कार के योगी जो है वो भोगी आसाराम के शरण में नरेंद्र मोदी जी से लेकर के और भाजपा के जेपी नड्डा से लेकर के कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं दिखेगा जो उनके चरणों में ना हो। और ये स्वयं योगी जी 15 अपराधों के जो है वो आरोपी हैं, और ये पहली बार हुआ होगा इस प्रदेश में कि स्वयं चीफ मिनिस्टर ने अपने ऊपर से केस हटाने के लिए इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी जो है आरोपी हैं। आप ये समझिए मृदुल भाई, समाज की जो बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनसे दिमाग हटा करके बहस को कहीं और ले जाने की ये साजिश करते हैं। और समाज को जोड़ने की बात ये विपक्ष की ओर से कर रहे थे। विपक्ष ने तो हमेशा जोड़ने की ही राजनीति की है। कांग्रेस ने शुरू से आज तक सबको साथ लेकर के चलने की बात की है और सर्वधर्म समभाव रखा है। लेकिन इन्होंने क्या किया, और इनका रिकॉर्ड देख लीजिए, ये जो गैर संवैधानिक चीज है, जो संविधान अधिकार देता है किसी भी एडल्ट को अपना रिलीजन चुनने का, अपना जीवन साथी चुनने का, अपना जीवन यापन का तरीका चुनने का। हाँ। नहीं मृदुल भाई, आप ये समझिए, ये आज तक इनका पहले दिन आए थे और उपचुनावों की ये बात कर रहे हैं। मृदुल भाई ये उपचुनावों की बात कर रहे हैं। जब ये आए और विधानसभा में आ गए तो इनकी संसदीय, इनकी भी और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, दोनों लोग की संसदीय सीट हम सबने देखी। तो उपचुनावों में कमलाकर जी हम सबने देखी, और मुझे ये लगता है कि अब आने वाले समय में पंचायत का भी चुनाव है और उस पर भी ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की नजर रहेगी। मैं आपके जो सवाल हैं तुरंत जवाब लेता हूं अशोक पांडे जी का, उसके बाद सुजाता जी के पास जाऊंगा। आपने जो सवाल किया अशोक पांडे जी, दो उन्होंने बात कही, लोकतंत्र की हत्या आपने जिक्र किया था, लेकिन राम गोविंद चौधरी कहते हैं लोकतंत्र की हत्या आपने की। उन्होंने चर्चा की मांग की, आपने चर्चा नहीं कराई कथित लव जिहाद के विधेयक पर। राम गोविंद चौधरी जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के सीनियर एमएलए हैं, लेकिन जिस तरह से पहले राज्यपाल महोदय के ऊपर कागज का गोला बना के फेंकने का प्रयास हुआ, जिस तरह से महिला राज्यपाल को वापस जाओ का नारा लगा, ये संविधान की रक्षा कर रहे हैं राम गोविंद चौधरी जी। लाल टोपी लगा के लोहिया के समर्थक बनते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे पूरा समाज हमारा परिवार है। वो जिस पार्टी की वकालत करते हैं वो लाल टोपी लगा के कहता है वो एक परिवार ही हमारा समाज है। अच्छा अशोक जी, दुर्भाग्यजनक है, ये तो मानिए, पार्टी नहीं है। कम से कम अशोक जी ये तो मानिए कि महंगाई के मुद्दे पर आपकी कोशिश जो है वो रंग नहीं ला पा रही है जी। अशोक जी, महंगाई के मुद्दे पर कोशिशें आपकी रंग नहीं ला पा रही। महंगाई के सवाल पर पूरे दुनिया में सुनिए, पूरी दुनिया में संक्रमण काल, ये आपदा काल आया है। निश्चित तौर पे असर पड़ा है पूरे दुनिया की आर्थिक नीति पे, अर्थ पे, लेकिन ये सही है कि हमने प्रदेश को, देश को आत्मनिर्भर बनाने मैं जनता की तरफ से एक सवाल कर लेता हूं। आपने कहा संक्रमण काल है, पूरी दुनिया में महंगाई आई, अर्थव्यवस्था चरमराई, आपकी बात मैं मान लेता हूं, लेकिन राहत कब मिलेगी? अब ये भी तो पूछ रही है दुनिया, राहत कब मिलेगी? ये भी तो पूछ रहे हैं देशवासी।
निश्चित तौर पे हमारा जो प्रयास है जीडीपी को बढ़ाने का जो लक्ष्य है, निश्चित तौर पे आपको उसका परिणाम दिखाई मैं सुजाता जी को चर्चा में ले आता हूं। हमने बजट भी प्रस्तुत किया, काम जो हम कर रहे हैं। तस्वीर अभी देखेंगे सर बजट की क्या रहती है, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं जिसको लेकर जो सोच थी कि अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, उस पर थोड़ा सा विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। उस पर भी मैं आगे चर्चा करूंगा। सुजाता जी, आपको चर्चा में ले आता हूं। आज की जो तस्वीर हमने परिषद की देखी, कोई कागज फेंक रहा है, कोई बॉल बना के फेंक रहा है प्रोटेम स्पीकर पर, हंगामा हो रहा है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से सार्थक विषयों पर कोई चर्चा हो पाएगी? सिर्फ हंगामा ही तो हो रहा है। देखिए, जब नेतृत्व करने वाले के अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं होती है तो बहुत तरह की चीजें देखने को मिलती है। जहां तक योगी आदित्यनाथ की बात है, जब से वे मुख्यमंत्री बने हैं तब से अब तक वे उसी मोड में हैं कि किस प्रकार से मैं सत्ता में बना रहूं। तो सत्ता में तो वे आ गए, प्रचंड बहुमत की उनकी सरकार है, मगर उन्हें सत्ता संभालनी नहीं आई है। आपने देखा है कि कानून व्यवस्था जो है जिस प्रकार से चरमराई हुई, जिस प्रकार से सबसे निम्न स्तर में चली गई है, ये सवाल उनकी नेतृत्व क्षमता पर उठाती है। और कहीं ना कहीं उनको एक डर भी है कि केंद्र सरकार से उनको समर्थन मिलेगा या नहीं। जिस प्रकार से वहां के किसानों को उन्होंने रोकने की कोशिश करी, तमाम तरह की चीजें। मगर मैं विषय पर आती हूँ कि जो बात आज उन्होंने कही वो निंदनीय है, क्योंकि वे चुने हुए प्रतिनिधित्व हैं, वे सबके नेता हैं, वे कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता थोड़ी है। और जब विधान परिषद में वे दूसरों को धमका रहे हैं तो अपनी भाषा की मर्यादा वे स्वयं भूल गए हैं। जिस तरह की भाषा वे इस्तेमाल करते रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जिम्मेदारी उन्हें लेनी पड़ेगी। आपको याद होगा कि जब वे सत्ता में आए थे तो उन्होंने किस प्रकार से धमकाया था अपराधियों को। ये धमकी क्या काम आई? आपने और मैंने देखा कि किस प्रकार से क्राइम रेट जो है वो बढ़ता चला गया। महिलाओं का सम्मान इस सरकार में नहीं होता। और जय श्री राम ये कहते हैं, मैं इनसे कहती हूँ कि जय सिया राम कहना सीखे, क्योंकि जय सिया राम कहेंगे तो शायद इनके अंदर संवेदनशीलता आएगी। और महिला ये कह रहे हैं, महिलाओं का सम्मान पहले करना तो सीख ले। और जो व्यक्ति सुजाता जी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया। मैं ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहा हूं, आपके पास ही आऊंगा। मैं एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ऐसे आंकड़े पेश करता है जैसे प्रदेश की छवि खराब होती है। क्या वाकई इसमें सच्चाई है? एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधे रुख करेंगे। सबसे पहले सुजाता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ब्रेक से पहले आंकड़ों को लेकर चर्चा चल रही थी और विधानसभा में मुख्यमंत्री कहते हैं कि गलत तरीके से आंकड़े पेश किए जा रहे हैं जिससे प्रदेश की छवि खराब हो रही है। देखिए, अगर वो ये बात कहते हैं तो आंकड़े तो उन्हीं के हैं, उनकी सरकार है। तो ये निंदनीय है कि आप सवालों को लेना नहीं चाह रहे हैं। इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो केवल ये दिखता है कि मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि उनसे कोई सवाल ना करे और जैसा वो कह रहे हैं वैसा सब कोई करते चले जाए। तो ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सवाल उठेंगे, किसी की वेशभूषा पे कौन क्या पहनता है उस पर सवाल उठा रहे हैं। जब वो टोपी पर सवाल उठाते हैं, नेता पे सवाल उठाते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल उन पर स्वयं पे उठता है, क्योंकि वे अपने आप को योगी बताते हैं। योगी जो होता है वो तो इन सब चीजों से ऊपर होता है। वो केवल प्यार मोहब्बत भाईचारे की बात करेगा, देश की बात जब करेगा तो प्यार और भाईचारे से लोगों को जोड़ने की बात करेगा। मगर योगी जी जो है वो पूर्ण रूप से भोगी नजर भी आते हैं और लोगों को जिस तरह से धमकाते हैं वो भाषा सही नहीं है। उन्हें इसका जवाब अशोक जी देंगे। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक जी, देखिए, मेरा ये मानना है कि विपक्ष का काम ये मुद्दों पर बहस नहीं रह गया है। बस मोदी हटाओ, योगी हटाओ। आज दशा ये है कि मोदी हटाओ के नाम पर जिस तरह से शाहीन बाग लगाया गया, जिस तरह से वो लोग जाके खड़े हुए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, क्या मैं गलत कह रहा हूं, हर घर से अफजल निकालने की बात होने लगी। तो कहीं सबसे बड़ा अपमानजनक तो यही हुआ कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन
राष्ट्रीय ध्वज का घोर अपमान किया गया। न जाने कितनी माताओं बहनों ने अपनी कुर्बानी दी, कोखें उजाड़ी, तब हमें 15 अगस्त 26 जनवरी मिला। और जिस तरह से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ, मोदी जी को हटाने के नाम पर आज हालात है कि अगर कोई मुर्दा जा रहा होगा तो इनको लगे कि वो मुर्दा मोदी जी को हटा देगा तो पीछे पीछे चले जाएंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। सुजाता जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद नाहिद लारी खान जी के पास जाऊंगा। लोकतंत्र में विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि विपक्ष आज गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है। विपक्ष आज निश्चित तौर पर, एक सेकंड अशोक जी सुन लीजिए, सुजाता जी कुछ कह रही हैं। दूसरा कदम बढ़ा चुका है, दुर्भाग्यजनक है। कहिए सुजाता जी। पांडे जी, दुर्भाग्य देश का ये है कि आपके जैसे नेता जो है वो लोगों को जोड़ने के बजाय तोड़ रहे हैं। आपसे कोई सवाल करे तो आप उसे विपक्ष बता देते हैं। एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते अगर मैंने कुछ बातें कही हैं तो क्या मैं विपक्ष हो जाती हूँ? अगर जनता को कोई तकलीफ है तो क्या वो आपसे सवाल न करे? आप सरकार में आए क्यों हैं? आपको लाया गया है ताकि आप व्यवस्थाओं को ठीक करें। पक्ष पे सवाल किया गया, मैंने विरोध पक्ष का जवाब दिया। सुन लीजिए, की आवाज को दबाना मुझे आता है, जनता की आवाज और आपको सुनना पड़ेगा। आपको ये बताना होगा कि जो मुख्यमंत्री इस वक्त पश्चिम बंगाल की तरफ रुख करे बैठे हैं, उनको क्या सारी समस्याएं यहाँ की हल हो गई? क्या आप धमका के विपक्ष को यह कहना चाहते हैं कि अगर वे बात नहीं मानेंगे तो आप उन पर गुंडों की तरह उनको सिखाएंगे? ये भाषा इस्तेमाल करेंगे आपके मुख्यमंत्री? क्या वो मुख्यमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी के हैं? क्या वे मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के लोगों के नहीं है? क्या वे मुख्यमंत्री कांग्रेसियों के नहीं है? क्या वे मुख्यमंत्री दलितों के, ब्राह्मणों के नहीं है? क्या वे मुख्यमंत्री महिलाओं के नहीं है? महिलाओं के नाम का आप इस्तेमाल करते हैं, मगर महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मुद्दों पे बात करिए, धमका मैं मुद्दे पर ही आ जाता हूं। एक मिनट पहले अशोक जी जवाब दे दें, उसके बाद नाहिद जी आप कहिएगा, है ना? कहिए अशोक जी। मैं भी डिबेट में हूं मृदुल भाई। बस आ रहा हूं कमलाकर जी, इसके बाद तुरंत आ रहा हूं सर। देखिए मेरा ये मानना है जब योगी जी सत्ता में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपराधियों के लिए जो शब्द इस्तेमाल करना चाहिए वो कोई गलत तो कहा नहीं उन्होंने। जिस तरह से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सरकारों ने अपराध का ही राजनीतिकरण कर दिया था। महान गांधीवादी विचारक अतीक अहमद, महान गांधीवादी विचारक मुख्तार अंसारी, महान गांधीवादी विचारक विजय मिश्रा जैसे लोगों को, विकास दुबे जैसे लोगों का विकास किसके शासन में हुआ? आज हम जब इनकाउंटर कर रहे हैं तो लोग मूर्तियां लगाने लगते हैं। हम जब विकास दुबे जैसे दुर्दांत हत्यारे की इनकाउंटर करते हैं तो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का भी आपने जिक्र किया है, उस पर भी जवाब लूंगा। आ रहा हूं सुजाता जी। नाहिद लारी खान जी और कमलाकर जी बैठे हुए हैं। नाहिद लारी खान जी आप कुछ कहना चाह रही थी, बीच में कहिए, फिर आ रहा हूं कमलाकर जी आपके पास। मृदुल जी, 4 साल से सत्ता बीजेपी के हाथ में आ गई है तो दिमाग आउट हो गया है बीजेपी का। ये जो मुख्यमंत्री है ये चीन के बॉर्डर के रहने वाले हैं, उत्तराखंड वासी। ये जो शब्द बोल रही हैं ये क्या सही है? कैसी है ये शब्द सही है? ये हड़का नहीं रही है? इस पर भी ध्यान दीजिए। देखिए जब अशोक जी बोल रहे थे तब मैं बीच में हमारा दिमाग खराब है कि हम मोदी जी द्वारा लगाई हुई वैक्सीन नहीं लगाएंगे। हम तो बोलते नहीं, देश के वैज्ञानिकों का अपमान तो हम सुन लीजिए। देखिए मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं अशोक जी। देखिए हो जाएगा, एमएलसी बोलता एक एक करके बोलेंगे तो तर्क भी समझ में आएगा, तथ्य भी समझ में आएंगे, बात भी समझ में आएगी। ना वो आपको टोकेंगी ना आप उन्हें टोकें। एक एक करके कह लीजिए, फिर कमलाकर जी के पास जा रहा हूं। ये धमकाने, भड़काने, हटाने, हड़काने और अब शब्द की भाषा तो चीनी बोलते हैं, ये चीनियों की भाषा है। 70 साल में उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई मुख्यमंत्री नहीं आए जो ऐसी घटिया भाषा का प्रयोग करते हो। और अगर आप महिला राज्यपाल जी की बात कर रहे थे तो महिला राज्यपाल इस वक्त अभिभाषण दे रही थी, उस वक्त उसी दिन प्रदेश में पूरे कहां महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ घटनाएं हुई। उदाहरण के तौर पे उन्नाव में दो बच्चों की हत्या हुई और एक की हालत गंभीर थी। ये पूरी दुनिया ने देखा। और महिला राज्यपाल जी कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, सुरक्षित है और उनके साथ लेकिन उसी विधानसभा और परिषद के अंदर मैडम, उसी विधानसभा के अंदर अगर कागज का गोला बनाकर फेंका जाएगा तो उसे क्या कहेंगे मैडम? गलत तो वो भी है ना।
आप क्यों कागज का गोला बना के फेंक रहे हैं? देखिए, आप देखिए कि योगी सरकार में इसलिए क्योंकि ये सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। तो कागज का गोला मारेंगे मैडम आप? नहीं, तो होता आ रहा है, ये कोई पहली बार नहीं है, ये होता आ रहा है। आपके लिए गर्व की बात होगी है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कोई गर्व की बात है कि होता आ रहा है। अगर आप कर रही हैं, कमलाकर जी की पार्टी करेगी, अशोक जी की पार्टी करेगी, तीनों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल का जो पद है वो संवैधानिक पद है, वो पूरे प्रदेश का राज्यपाल है, किसी एक पार्टी का तो है नहीं। मृदुल जी, आप सही कह रहे हैं, वो पूरे प्रदेश की महिला राज्यपाल है, किसी पार्टी की नहीं है। लेकिन जो उनका अभिभाषण था वो एक बीजेपी के नेता के जैसे उन्होंने अभिभाषण दिया। जबकि आप बताइए, आप स्वयं बताइए, आपके लिए सुप्रीम कोर्ट ऊपर है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है कि नहीं है? जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं महिलाओं बच्चों के साथ हो रही है वो दर्दनाक है, भयानक है, भव्य है, तब आप समझे इस सिचुएशन में महिला होने के नाते राज्यपाल महोदया कह रही है कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत सुरक्षित है महिलाएं। और मैं कमलाकर जी को भी चर्चा में ले आता हूं, क्योंकि एक मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े की आप बात कर रहे थे मृदुल जी। हाँ। एनसीआरबी आंकड़े, ये देखिए 2 मिनट दूंगा कमलाकर जी आपको, निश्चिंत रहिए, आप पूरा टाइम आपको मिलेगा। नहीं, आंकड़े मैडम मैंने भी देखे हैं, आंकड़े मैंने भी देखे, मेरे पास भी फोन है, मेरे पास भी लैपटॉप है, आंकड़े मैंने भी देखे। लेकिन सवाल यह है कि जब यही आंकड़े आते हैं और इस पर विधानसभा में पूछा जाता है तो जवाब अलग तरीके से देने की कोशिश की जाती है या सवाल अलग तरीके से पूछा जाता है। वो विधानसभा की स्थिति हमने देखी। कमलाकर जी, विधानसभा में तो मैं आ रहा हूं नाहिद जी, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, कमलाकर जी ने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का जिक्र किया, और विधानसभा में भी कमलाकर जी आपने देखा ये मुद्दा उठा, इस मुद्दे पर भी हंगामा हुआ कि क्राइम कंट्रोल को लेकर तो बात की जाती है लेकिन एक अपराधी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, आरोप आपकी सरकार पर लगा दिया। देखिए मृदुल जी, सिंपल सी बात यह है कि इनको बृजभूषण शरण सिंह नहीं दिखेंगे, इनको स्वयं योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य जिनके ऊपर अपहरण, हत्या जैसे मुकदमे हैं वो नहीं दिखेंगे। बात यह है थोथा चना बाजे घना। आप पहले दिन से लेकर के आज तक का इनका रिकॉर्ड उठा लीजिए। इनका पहला अनाउंसमेंट था कि गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे 1 महीने के अंदर। मैं गारंटी देता हूं कि आप इस लखनऊ से आप गोंडा बहराइच कहीं चले जाइए, आप अगर स्थितियां ये हैं कि गर्भवती महिला अगर जा रही हो तो रास्ते में प्रसव हो जाए, आप ये भारतीय जनता पार्टी के नेता महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं और रियल वे में क्या करते हैं? कुलदीप सेंगर ने जो किया और उसके साथ साथ पीड़िता की पूरी फैमिली की हत्या होती है। आप देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाइए तो इनके मणिलाल पाटीदार आईपीएस जो कि गुजरात से आता है। हाँ। पहली चीज, वो गुजरात से बुलाया क्यों गया? क्या यहां पे कैडर की कमी थी? और मणिलाल पाटीदार आईपीएस जो है वो हत्या का मुजरिम होता है, वो फिरौती वसूली में जो है वो हत्या करवाने का होता है। लेकिन कमलाकर जी, 2 पुलिस अधिकारी इस तरह से अपराधियों को पकड़ने का काम किया जा रहा है, आरोप क्योंकि सीधे लगाया। आपने देखा होगा विधायक जो है बीजेपी की और दिवंगत उनके पति रहे जो विधायक रहे, उन्होंने आरोप लगाया, प्रियंका गांधी को एक लेटर लिखा कि आपकी सरकार जो पंजाब में वो बचाने का प्रयास कर रही है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार को, पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। भाई आज तक वो क्या कर रहे थे ये बता दें। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में अभी आपने कल देखा होगा मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट जज ये कहता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, कि उसे वहां की विधायक से खतरा है ये ऑर्डर लिखने में। आप ये सोचिए, और आपने जो एमपी की बात की, योगी आदित्यनाथ, दिलचस्प बात है कमलाकर जी, दिलचस्प बात है, ये कहता है कि दिलचस्प बात यह कि मैं सुजाता जी को भी इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए इसलिए लेकर आ रहा हूं चर्चा में, क्योंकि सुजाता जी, कमलाकर जी ने जिक्र किया मध्य प्रदेश का और वहां पर कहा कि एक विधायक के पति उस मामले में आरोपी हैं और जो जज है वो केस वापस देना चाहता है। वो कह रहा है कि मैं नहीं सुनवाई कर सकता इस पे। नहीं, और वो जो उत्तर प्रदेश में तो थाने में घुस करके मारते हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, जिसकी सरकार में कमलाकर जी मारा थाने में घुसकर, वो उसी पार्टी के विधायक हैं।
वो उसी पार्टी के विधायक हैं, वो बीएसपी के विधायक हैं। एसपी का मैं वही कह रहा हूं कमलाकर जी, मैं इसलिए कह रहा था लोग जो भीड़ का देखिए, नेतृत्व कर रहे थे, जिसने थाने में घुसकर विधायक मारा जिसकी और सरकार के मेरी दौरान, जान वो खतरे उसी में पार्टी थी। के विधायक हैं। तो सवाल ये कि हम कानून व्यवस्था के लिए, मैं उस घटना का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन मैं उदाहरण कमलाकर जी यही दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश आ जाइए, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल तो खड़े हो रहे हैं। आपकी नेत्री पकड़ाती है, भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियों तक की स्थिति है। करीबी जिला महामंत्री कट्टे की फैक्ट्री के साथ रायबरेली में पकड़े गए कि नहीं, जानकारी ले लीजिए। यहाँ तो अच्छा ठीक है, शुद्ध रूप से जो मुख्यमंत्री मैं सुजाता जी को ले आता हूँ, वो कुछ कहना चाह रहे हैं कमलाकर जी, खुद आरोपी हैं। ठीक है, हत्या के, अपहरण के। कमलाकर जी लोग तो एक सेकंड बस, सुजाता जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुजाता जी। मैं बोल लूं? हाँ कहिए जी, सुजाता जी। देखिए, जहां तक बात होती है सरकारों की, तो हमें ये समझना चाहिए कि सरकारें चुनी क्यों जाती है व्यवस्थाओं को बनाने के लिए। और मुझे बड़ा दुख हुआ, अगर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस तरह बोलते तो भी मैं उन पर सवाल उठाती और समाजवादी पार्टी पर भी सवाल उठाती, क्योंकि समाजवादी पार्टी के शीर्षतम नेता ने ये बात कही थी कि बच्चों से, लड़कों से भूल हो जाती है, तो उसकी हम निंदा करते हैं। आजम खान ने महिला के ऊपर सवाल दागे थे और अभद्र टिप्पणी करी थी, हमने सवाल उठाए थे। आज अगर ये सवाल उठ रहे हैं तो क्या पांडे जी इस तरह से कहेंगे कि हम एनकाउंटर करते हैं? आप क्या कह रहे हैं? कुछ सोच समझ के टीवी चैनल पर बैठिए, आप गलत मैसेज भेज रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप चुनी हुई सरकार है मगर आप लोगों की हत्या करवाएंगे क्योंकि आपके पास पावर है। एक गलत बात है। आप बात कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करिए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करिए, कहीं पर भी अगर प्रचंड बहुमत की आपकी सरकार है तो आप तो पार्टी विद डिफरेंस है, आपको तो व्यवस्थाओं को ठीक कर देना चाहिए था। आप क्या कानून का डर नहीं बना पा रहे हैं? आप अपनी पावर का डर दिखाकर लोगों को डरा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर ये क्षमता नहीं है कि लोगों के अंदर कानून का डर बना सके, वो कानून का पालन कर सके और सिस्टम्स को आप ठीक कर सके, जिसके लिए आपको चुना गया है। मैं बात करना चाहती हूँ पंजाब वाली बात जो आपने अभी कांग्रेस पार्टी से पूछी थी, तो आप मुझे बताइए, प्रचंड बहुमत की जो सरकार है वो अब तक क्या सो रही थी? क्या वो कार्रवाई नहीं कर सकती? इसको मुद्दा बना के आप भुनाने की कोशिश करते हैं, गलत है। आपके लेकिन पास सुजाता सारे जी, हथियार एक मेरा सवाल टेक्निकल है थोड़ा सा, मैं समझना चाहता हूं आपसे, क्योंकि पुलिस का जो कहना है, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो वर्जन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि रोपड़ जेल में हम एक बार नहीं दर्जनों बार गए हैं और वहां से डॉक्टर्स का सहारा लिया जा रहा है, रिपोर्ट्स का सहारा लिया जा रहा है और मुख्तार अंसारी को सौंपा नहीं जा रहा है, इसलिए बार बार जाते रहे और फिर सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। तो क्या टेक्निकल ग्राउंड को अगर हम समझें तो पुलिस के पास कोई और चारा भी था? निश्चित तौर पर अगर ऐसा हुआ है तो उनके पास चारा नहीं है, लेकिन जो बात अभी आपने कही ना कि वे सुप्रीम कोर्ट गए, मैं यही कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें पहले भी जाना चाहिए था और मुख्तार अंसारी को अगर वापस लाने की कोई प्रक्रिया है तो उसके हर तरीके से आपको कोशिश करनी चाहिए थी। आप केवल ये कह देंगे कि वहां पे जो है वो दूसरी सरकार है इसलिए हम नहीं ला रहे हैं, तो आप जो है अपने ड्यूटी से, अपने कर्तव्य से पल्ला झाड़ रहे हैं। बिल्कुल सुजाता जी, हालांकि इस पर हम ज्यादा चर्चा इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में ही विचाराधीन है, चल रहा है और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हलफनामा भी दाखिल किया है, कल ही दाखिल किया गया ये भी। अशोक जी हालांकि आपकी बात पर कुछ कह रहे हैं, अशोक जी कहिए, फिर नाहिदलारी खान जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मेरा ये मानना है कि सबसे ज्यादा बलात्कार की जो घटनाएं हुई महिलाओं के साथ, वो आंकड़ा बताता है राजस्थान में। और मेरा ये मानना है कि अब जिस तरह से पंजाब सरकार प्रियंका जी के कहने पर मध्य प्रदेश मुख्तार अंसारी को बचाने का प्रयास हो रहा है, ये जग जाहिर हो चुका है। निश्चित तौर पे ये वही लोग आपके संरक्षण में आसाराम बापू से लेकर के और कुलदीप सेंगर से लेकर चिन्मयानंद तक पलते हैं कि हम दुहाई दे रहे हैं जो आपातकाल लगा। एक एक करके कमलाकर जी आ रहा हूं, मैं समय दूंगा, कमलाकर जी समय दूंगा, निश्चिंत रहिए। चालीसा पढ़ रहा हूं। बलात्कारियों का रहनुमा बन गई है भारतीय जनता पार्टी। एक सेकंड वो कंप्लीट कर दें, फिर नाइट जी आप 30 सेकंड क्या कह रहे थे? अशोक जी आप कहिए। राजस्थान को आपने नंबर 1 बताया, आपका कहना उत्तर प्रदेश नहीं है टॉप पर जी, गलत बताया, फिर मैं कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं ना, इसलिए सर सबके आंकड़े सुनूंगा मैं। का कुप्रयास कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री। ठीक है नाहिदलारी खान जी, मेरा ये मानना है, नाहिदलारी खान जी अभी एनसीआरबी के आंकड़े भी बता रही थी मोबाइल में, वो भी कुछ कह रही हैं, कहिए।
देखिए, एनसीआरबी के आंकड़े तो स्पष्ट बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट, पूरे इंडिया में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला और बच्चों के साथ क्राइम की घटनाएं हो रही है। पॉक्सो केसेस भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। एससी के केसेस क्राइम सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। मुलायम सिंह यादव जैसे नेता कहते हैं लड़कों से गलतियां हो जाती है। ये बात मुख्यमंत्री दलित मुख्यमंत्री का के साथ अच्छा सुनिए तो सही, अशोक जी इन लोगों ने सम्मान दिया, आज महिला सम्मान की बात कर रही है, हंसी आती है। नहीं तो वो कर तो सकती है ना, मुलायम सिंह यादव ने कह दिया तो महिला सम्मान की बात नहीं होगी क्या? मृदुल जी देखिए, योगी सम्मान तो सबको करना चाहिए। कहिए नाइट जी, उसके बाद कमलाकर जी आ रहा हूं तुरंत। महिला सम्मान के लिए नाइट जी कहिए। देखिए, सरकार घंघोर महिला विरोधी है। सबने देखा, पूरे देश ने देखा किस तरह से सेक्टर चिन्मयानंद और अनेकों रेपिस्टों को बचाने का प्रयास करते रहे। आज की सुनिए, इतनी दर्दनाक घटना है कि हमीरपुर में पिता को बंधक बनाकर किशोरी से रेप की और हत्या हो गई उसकी। उसके बाद कितनी शर्मनाक बात है। और ये बैठे यहाँ बता रहे हैं कि महिलाओं के साथ महिलाएं बहुत सुरक्षित है। आज एक आप सुनिए कि रूह कपाने वाली घटना शाहजहांपुर की। उत्तर प्रदेश में ठीक है कमलाकर जी, कमलाकर जी आपको भी लगता है? एक मिनट, अब उनका भी आंकड़े सुन लीजिए नाइट जी, मैंने पूरा सुना आपको पूरा सुना। कमलाकर जी, छात्रा को ऊपर केरोसिन डाल दिया गया। आपने बिल्कुल, वो खबरें हर जगह हैं, हम भी दिखा रहे हैं। नाइट जी, कमलाकर जी कहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ यह हो गया है कि भाजपा से बेटी बचाओ। आज की डेट में स्थिति यह है, प्रधानमंत्री की कंस्टिट्युएंसी के विधायक सौरभ श्रीवास्तव के आवास पर रेप होता है नौकरानी के साथ। केशव प्रसाद मौर्य के गृह नगर में परिवार के सामने 2 बच्चियों की रेप करके हत्या की जाती है। हाथरस की घटना, उन्नाव की घटना, बुलंदशहर की घटना, सहारनपुर की घटना, पूरे प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का अंबार लगा हुआ है। और आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं मृदुल भाई, ये लोग तो आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं। प्रधानमंत्री जी को जीडीपी सूट नहीं करती तो वो जीडीपी को कैलकुलेट करने के आंकड़े बदल देते हैं। तो आंकड़ों की बाजीगरी, क्योंकि इन्होंने जिंदगी भर मदारीपन किया है। तीनों ने अलग अलग आंकड़े बताए, जितनी आज तक इनकी योजनाएं रही। जी आपने भी अलग आंकड़ा बताया, आप मुझे अशोक जी आपने भी अलग बताया, नाइट जी आपने भी अलग बताया। देखिए, और हमारा काम यही है का इन्वेस्टमेंट धरती पर नहीं है। बिल्कुल सर, देखिए आंकड़े सब अपने अपने बताते हैं। और ये डिबेट में नहीं नाइट जी, मैंने किसी को गलत नहीं बताया, मैंने किसी को गलत नहीं बताया। मैं फिर कह रहा हूं कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप सभी सही हैं। वो बेहतर जानते हैं किसको क्या करना है और कौन कैसे आंकड़े बता रहा है, आप जनता तक ले जाइए। हम नहीं है, ये बात नहीं है मृदुल भाई। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कमलाकर जी। देखिए, जो यही तो दावा किया जा रहा है, दिए जा रहे हैं, यही दावा किया जा रहा है कमलाकर जी। सुजाता जी, समय नहीं है, समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए आपके पास आ नहीं पाऊंगा, मैं माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन चुनाव आ चुके हैं, आप दोनों तीनों सभी इसी आंकड़े के साथ जनता के बीच जाएंगे और वो तय करेगी कि आखिर किसका आंकड़ा सही है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।